हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम ये हिस्ट्री गुलाम मध्यकालीन जो भारत है उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू कर रहे हैं। वो वाली सीरीज मैंने स्टार्ट की है। इसका मैंने दो पार्ट ऑलरेडी डाल दिया है और आज इसका तीसरा पार्ट है। ये हमारा मध्यकालीन भारत का स्टार्ट हो गया है एमसीक्यू, जिसके थ्रू मैं आपका कंप्लीट रिवीजन करा दूंगी। टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यू लेके आई हूँ, जिससे आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी देने वाले हो तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास ये है। मोस्ट प्रॉब्ली अब सुनने में आया है कि आपका एग्ज़ाम मिड मार्च में होगा, शायद जैन में ना हो पाए। बट आप अपनी पढ़ाई की रफ्तार जैसे तेज किए थे वैसे ही रखना, इसको स्लो मत करना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अभी तो एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है, साथ ही साथ ये एग्ज़ाम होने के बाद नया विज्ञापन आएगा, तो उसमें तो ठीक ठाक सीट है। तो आप तैयारी करते रहो। साथ ही साथ अगर जिस भी स्टेट से हो, जैसे भी झारखंड में भी काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली, बिहार में तो आने ही वाली है, राजस्थान में भी रीट आने वाली है, तो फिर आप तैयारी में लगे रहो। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। देखो, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं ये आपको घटना चक्र से करा रही हूँ, फिर मैं आपको लूसेंट से भी करा दूंगी, ताकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? तो गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ऑप्शन बी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम था गुलाम और सुल्तान वंश। ठीक है, दोनों है, बी और सी दोनों हो जाएगा सही, यानी सॉरी बी और सी क्यों, गुलाम वंश हो जाएगा ना सिर्फ। ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, गुलाम वंश था ना, सुल्तान वंश थोड़ी था। ये सुल्तान, ये कहीं तो उपाधि भी धारण नहीं किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये गुलाम वंश हो गया, हमें पता है। ये टीजीटी 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई? तो दास्ता से मुक्ति 1208 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया था? तो ये लाहौर से संचालन किया था। ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण किया। 24 जून 1206 को औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यद्दुल्ला और नसरुद्दीन कुवाचा की तरफ से था। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुवाचा से कर उसे अपने पक्ष में लिया, किंतु याल्दोज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। ठीक है, वो हमेशा दिल्ली में नहीं आया, वो लाहौर से ही शासन। आगे है, सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो हमने पढ़ा लाहौर थी, वो दिल्ली आए तो लाहौर उसकी राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन शासक लाख बख्शी? कई बार एग्जाम में आया लाख बख्श, मतलब बहुत सा मतलब दान करता था, लाखों का दान करता था, इसलिए उसको लाख बख्श कहते थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था, जिसे लाख बख्श, लाखों के दान लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया है। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारा जाता था। अच्छा ठीक है, अगला है,
हाँ, ये भी है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, जिसे इल्तुतमिश से पूरा किया, ये भी पूछता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपनी दानशीलता के लिए लाख बख्श कहा जाता था, तो हमने पढ़ चुके हैं हम। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये UPGIC 2015 में आया हुआ है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। आगे है 9 हो गया, फिर है 10। हाँ 10 है, कुबल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। ऑप्शन नंबर सी। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया, तो लाहौर में। आगे है 10 राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर ए। देखो, वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के लिए शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उससे विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन उद्दौला और नसरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया, भारत में तुर्क राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया, अपने नाम के सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश इलवरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था, ये भी ध्यान रखना। खोखर जाति के विद्रोह के दबाने के लिए अभियान में वो मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया। गोरी उससे काफी प्रभावित था। ऐबक को उसकी दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। ऐबक की मृत्यु के बाद सिपह सलार अमीर अली इस्लाम इल ने दिल्ली के तुर्की सरदारों की सम्मति से इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर अपने सल्तनत की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु और प्रभुसत्ता संपन्न शासक कौन था? तो वो इल्तुतमिश था। देखो, संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक और वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश हो जाएगा, गुलाम वंश का। आगे है, इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ये आपका UPGIC मतलब LT ग्रेड में आया हुआ था, TGT में। आगे है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की? हम बढ़ चुके, इल्तुतमिश ने की थी। आगे है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो वो था आपका, भाई वैधानिक बोलो या वास्तविक बोलो, इल्तुतमिश था। निम्नलिखित में से किसने भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? ये कौन बोले थे? रामप्रसाद त्रिपाठी। रामप्रसाद त्रिपाठी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी? तो इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 21, निम्नलिखित में से कौन रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना और चिंता में व्यतीत करता था? तो ये इल्तुतमिश था, जो अपना अधिकतम समय रात्रि में प्रार्थना और उसमें व्यतीत करता था। और इसका शासन काल वो याद रखना 1210 से लेके 1236 तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हजार मरहद कहलाता था? तो ये कबीर खां कहलाता था। देखो, इल्तुतमिश द्वारा रजिया के उत्तराधिकारी बनाए जाने पर इक्तदारों में रोष उत्पन्न हो गया। इसी कारण उसे गद्दी से हटाने का प्रयास किया और सुल्तान ने इक्तदार करीब खां को हजार मरहद
दह कहा, ठीक है, हजार मरदह कहा। अगला है 23 क्वेश्चन, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो उसके द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार था दिल्ली के तुर्क अमीरों एवं सैन्य अधिकारियों से उनका चयन किया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये पीजीटी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण ऐबक अपना उत्तराधिकार नहीं चुन सका। ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह सुल्तान बना। उसके गद्दी पर बैठती अनेक अमीरों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अतः बदायूं के गवर्नर उस समय बदायूं में गवर्नर था इल्तुतमिश को तुर्क अमीरों और सैनिक अधिकारियों ने दिल्ली आने का आमंत्रण दिया। उसने इल्तुतमिश ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। तुर्क अमीरों और सैनिक अधिकारियों ने सबसे योग्य और बहादुर तुर्क को अपना सुल्तान बना चुना और इल्तुतमिश बिना किसी कठिनाई के गद्दी पे आसीन हो गया। आराम शाह बस काफी कम कुछ महीनों के लिए 8 महीने के लिए ही शासन किया था। 1210 में उनकी मृत्यु होती है, तो 1210 से 11 तक कुल 8 महीने किए थे। मिनहाज उस सिराज स्पष्ट लिखता है कि ऐबक के केवल 3 पुत्रियां थी। अच्छा, अब यही पूछे किसने ऐबक की सिर्फ 3 पुत्रियां कहा है? तो मिनहाज उस सिराज ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो इल्तुतमिश को जाता है। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सबसे पहले से प्रचलित सामंती प्रथा को समाप्त कर इक्ता प्रथा का प्रारंभ किया। ठीक है, उससे पहले कौन सी प्रथा चल रही थी? सामंती प्रथा। उसकी जगह पे इल्तुतमिश से कौन सी प्रथा लाई? इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा के अंतर्गत क्या होता था ना, भूमि के विशेष खंड के स्वराज वसूलने का अधिकार सैनिक एवं असैनिक पदाधिकारियों को उनके वेतन के बदले प्रदान किया जाता था। इक्तदार अपने क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की देखरेख, लगान की वसूली, मुकदमों की सुनवाई, सैनिक से सेवा के कार्य करने होते थे। समय समय पर इक्तदारों का स्थानांतरण भी होता था। ये याद रख, देखो जैसे 4 लाइन देता है ना इक्तदार के बारे में, देगा उसमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये हो सकता है आपको उस समय क्लिक ना करे कि अच्छा वहाँ स्थानांतरण भी होगा, ये तो नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि समय समय पर इक्तदारों का स्थानांतरण, मतलब आज यहाँ का इक्तदार तुम्हें बनाया गया तो कुछ समय बाद दूसरे जगह का बनाया जाएगा, ऐसा होता था। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की? तो हम, अच्छा, दिल्ली सल्तनत के किस इक्ता प्रथा की शुरुआत की? बलबन ने। अच्छा, अभी अच्छा अभी हमने क्या पढ़ा था? एकता प्रथा प्रदान करने का किस सुल्तान को जाता? इल्तुतमिश को जाता। ठीक है, यहाँ पे बलबन क्यों दिया है? रुक जाओ, ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ ठीक, तो कहाँ कंफ्यूज हम कहाँ हो रहे हैं? ठीक है, ठीक तो है। हाँ, एकता प्रथा की व्यवस्था किसने की? ठीक है, इल्तुतमिश, सॉरी, हाँ सी ही तो ऑप्शन है। ठीक है, हाँ इल्तुतमिश ने की थी एकता प्रथा का अक्ता। हाँ, अब है इक्ता के बाद क्या हो गया? अक्ता। वह भूमि होती है जिसकी आय पर सैन्य प्रशासन का अधिकार होते। अक्ता, इक्ता के बाद एक अक्ता वर्ड है, तो अक्ता भूमि होती थी जिसकी आय पर सैन्य प्रशासन का नियंत्रण होता था। ठीक है, अक्ता भूमि का वह खंड होता था जिसे प्राप्त होने वाला राजस्व सैनिक के वेतन के बदले उन्हें प्राप्त होता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, सुल्तान इल्तुतमिश ने शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को कौन से कपड़े पहनने पड़ते? किस कलर के? तो लाल पोशाक पहनने पड़ते थे। याद रखना, ये देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि ये हमें क्वेश्चन से ही मतलब मिलता है। इस तरह की कितने भी हम फैक्ट पढ़ लें, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो इस तरीके के बातें हमें पता नहीं चलती। तो याद रखना लाल पोशाक। तो ये देखो जीआईसी में आया हुआ है, यानी पीजीटी में 17 और 15 दोनों में आया हुआ है। तो फिर भी मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। आगे देखो सुल्तान, ठीक है, न्याय के लिए लाल। ठीक है, मंगोल का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ? तो मंगोल का जो आक्रमण है वो हुआ था इल्तुतमिश के समय। मंगोल का आक्रमण सर्वप्रथम सुल्तान इल्तुतमिश के समय 1221 में दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया।
जब वह ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मांगवरनी का पीछा करते हुए सिंध नदी तक पहुंचा। मांगवरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया और मंगोल आक्रमण से तुर्की साम्राज्य को बचा लिया। चंगेज खान ने भी भारत पर आक्रमण करना उचित नहीं समझा और वापस चला गया। इल्तुतमिश ने 1227 में चंगेज खान की मृत्यु तक कोई भी सैनिक अभियान नहीं किया। हसन निजामी फक्र ए मुदाविर को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। इल्तुतमिश के समय अवध में पिरथू का विद्रोह हुआ था। इल्तुतमिश ने मिनहाजुद्दीन सिराज तथा मलिक तजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। आगे है एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर ठीक है। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन में सिंधी नदी के किनारे संगठित हुआ था, तो 1221 में हुआ था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल चंगेज खान का समकालीन था? तो इल्तुतमिश था। अभी हमने पढ़ा इल्तुतमिश के समय ही वो, तो इल्तुतमिश था। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, देखो कौन समकालीन था, तो अगर हम पूरी उसकी व्याख्या से हमने जान लिया कि कैसे कैसे था। निम्नलिखित में से किसका पीछा करते चंगेज खान नदी के तट पर पहुंचा? देखो वो व्याख्या में हमारे ये क्वेश्चन आ गया जलालुद्दीन मांगवरनी का। ऑप्शन नंबर बी शाह तुर्कान थी, तो शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। शाह तुर्कान कौन थी? रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। देखो शाह कुर्तान रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के दूसरे दिन 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद रुकनुद्दीन के शासन कार्य अपनी महत्वाकांक्षा माता सहतुरकोन के हाथों में सौंप दिया गया। सहतुरकोन एक कुचक्री महिला थी। शासन की बागडोर हाथ में आने के बाद अपना निरंकुश शासन प्रारंभ की। उसके अत्याचार और अव्यवस्था के बीच रजिया की अपील पर जन समूह ने महल पर आक्रमण कर दिया और सहतुर्कान बंदी बना ली गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो निजाम मुल्क जुनैदी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका। ये कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा, ये पहली महिला शासिका। आगे वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी ने रजिया की राजपोशी का विरोध किया। किसने विरोध किया? तो इसने किया, तथा विरोधी अमीरों के गुट का नेतृत्व किया। उसने मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, कबीर खां आयाज और मलिक इजुद्दीन सलारी प्रमुख रूप से शामिल थे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पश्चात 1236 में रजिया शासिका बनी। वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया और रजिया का समर्थन किया। आगे चलते हैं। आगे मिनहाज ने अपने ग्रंथ तबकात ए नासिरी को समर्पित किया। तो इसमें क्वेश्चन देखो, मिनहाज उस सिराज ने फारसी भाषा में तबकात ए नासिरी की रचना की थी। 13वीं शताब्दी में लिखी गई रचना तबकात ए नासिरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण। मिनहाज नसरुद्दीन मोहम्मद का दरबारी कवि था। उसने अपने ग्रंथ तबकात ए नासिरी नसरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित किया, जिसमें ऑप्शन में नसरुद्दीन कुबाचा था, नसरुद्दीन मोहम्मद नहीं था, महमूद नहीं था, तो इसलिए कोई भी आंसर नहीं है इसमें। तो अब ये क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर आप जान लो। ठीक है, कौन है? तबकात ए नासिरी किसको? नसरुद्दीन महमूद को समर्पित था। उसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान बता दिया गया, कोई भी विकल्प नहीं है इसलिए। ठीक है। मिनहाजुद्दीन सिराज का जन्म 1193 में मध्य एशिया के एक कुलीन परिवार में हुआ। इल्तुतमिश ने उसे ग्वालियर का काजी एवं इमाम नियुक्त किया। रजिया ने उसे दिल्ली सल्तनत नासिरिया मदरसा का प्राचार्य नियुक्त किया। तबकात ए नासिरी किस ने लिखा? तो हमने मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत की गद्दी में बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला हम पढ़ चुके हैं, रजिया सुल्तान है।
निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अमीर हाजिम के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया? तो इख्तियारुद्दीन एतगीन को। सुन्नी शिया के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ था? तो रजिया के ही काल में हुआ था। आगे, रजिया के उत्तराधिकारी बनने वाली शाही विज्ञप्ति रचना इल्तुतमिश के लिए किसने किया था? तो मिनहाज उस सिराज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित एक महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही है। तो रोशन आरा नहीं रही है। कौन कौन रही? रजिया सुल्तान रही, रानी रुद्रमा रही है, ताराबाई रही है। अगला है, तुर्कान चहलगानी का संबंध किस तुर्की शासक से है? तो यह है इल्तुतमिश से। तुर्कान चहलगानी का संबंध इल्तुतमिश से था। तुर्कान चहलगानी 40 अमीरों का एक समूह था जो उसे वफादार गुलाम सरदारों की एक टुकड़ी थी। वह तत्काल शासन सत्ता का केंद्र था। ठीक है। इल्तुतमिश से पहली बार दिल्ली सल्तनत के अंदर एक शाही सेना हस्म एक कल्ब खड़ी की जिसकी भर्ती भुगतान केंद्रीय सत्ता द्वारा होती थी। सर जानदार शाही अंगरक्षक का प्रधान था। अब ये पूछे, सर जानदार शाही अंगरक्षकों का प्रधान था। इल्तुतमिश ने अपने शासन प्रबंध व्यवस्था का पुनर्गठन मोहम्मद जुनैदी और फखरुल मुल्क असमी की सहायता से किया। अगला है 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया? तो यह है बलबन। ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, 1258 में किस मंगोल नेता के खिलाफ नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी? तो ये हलाकू। देखो, 1258 में मंगोल नेता हलाकू ने खिलाफत को नष्ट कर दिया और खलीफा की हत्या कर दी। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तथा मंगोल नेता हलाकू ने एक दूसरे के दरबार में अपने राजदूत भेजे। आगे है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किसने किया? देखो, इसको कैसे याद, चांदी, जैसे चांदी ज्यादा महंगा हो तो टंग से याद रखो, टंग मुंह ज्यादा महंगा है, और जीतल तल मतलब पैर से याद रखो तल। तो वो तांबा, तो चांदी ज्यादा महंगा, तांबा उससे सस्ता। तो मतलब ये याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि कैसे याद, जिससे कभी कंफ्यूजन हो, टंका चांदी से बनता था कि तांबे से, तो इसलिए टंग याद रखना, इस यानी चांदी, और तांबे मतलब पैर, तल मतलब धरातल जो होता है, तल नीचे, तो पैर तांबे से, तो ऐसे याद रखना। देखो, ये किए थे इल्तुतमिश ने किया था, चांदी से, मतलब टंका जो चांदी का बना होता था और जीतल जो था वो तांबे का। आगे है, टंका और जीतल के सिक्के किसने प्रारंभ किए? हो गया, इल्तुतमिश ने प्रारंभ किए। आगे है, गुलाम ने किस सल्तनत को शुद्ध अरबी सिक्के चलाए? तो यही इल्तुतमिश ने चलाया। बलबन का जन्म तुर्कों ने किस समुदाय में हुआ था? तो ये इलबरी तुर्क में हुआ था। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किसने कराया? बलबन ने कराया। जिल अल्लाह जो राज्याधिकारी संबंधी अवधारणा किसने संबंधित है? तो ये भी बलबन से संबंधित है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 52, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसे रक्त और लौह की नीति? तो ये बलबन की, ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। रक्त और लौह की नीति बलबन ने किया था। बलबन प्रसिद्ध था किसके लिए? रक्त और लौह की नीति के लिए। वह मामलुक सुल्तान जो राजत्व के देवी सिद्धांत का पक्षधर था, बलबन। आगे है, हो गया, अब हमारे एक दो क्वेश्चन और बचे इससे। किस सुल्तान में से स्वयं को नायाब एक खुदाई कहता था? तो ये बलबन कहता था, नायाब एक खुदाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप सार्व फारसी राजस्व के शासन के लिए है। बलबन सुल्तान पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधित्व नियाबते खुदाई, नायाब एक खुदाई मानता था। उसके अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता है, मतलब पैगंबर के बाद उसका स्थान आता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किसने एक हाथी और नागौर
की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी? तो किसलू खान ने एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी। तो ये मैंने इससे करा दिया, ये आपका घटना चक्र से है। फिर अलग अलग बुक जो मेरे पास है उनसे भी मैं आपको करा दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से आपको क्लास ये हेल्पफुल लग रहा है, अगर मेरे चैनल पे आप हैं तो आपको हेल्प करा, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। और प्लीज़ वीडियो जब देखते हैं तो आप उसे लाइक भी ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।